हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। हम जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये था कि हमने एक वन डायमेंशनल जो पोटेंशियल बॉक्स है, एक विमीय विभव बॉक्स, उसका डिस्कशन कर रहे थे कि उसके अंदर एक पार्टिकल चलता है, एक पार्टिकल मूव करता है, तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन जो तरंग फलन होगा वो क्या होगा, साई का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा जो टास्क था वो साई को कैलकुलेट करना था। एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का साई कैलकुलेट करना था। ठीक है, हमने कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो चलो तो हमारा क्या था, हम लोगों को स्टडी करना था कि एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स था, एक विमीय विभव कूप था, विभव बॉक्स जिसको बोल रहे थे। और ये जो था उसमें हमने कुछ बातें बताई थी। ये था कि इसमें दो वॉल है, टू वॉल्स, x इक्वल्स टू 0 पर है एक दीवार तो, और एक दीवार है x इक्वल्स टू a पर। ये इनके पोजीशंस है। ठीक है, इस दीवार का जो हाइट है वो इन्फिनिटी तक जाता है और इस वॉल का हाइट भी इन्फिनिटी के तक जाता है। मतलब इन अनंत ऊंचाई की दो दीवारें हैं, इनके बीच में एक पार्टिकल फंसा हुआ है और वो पार्टिकल इधर उधर घूमता रहता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो ये जो पार्टिकल है उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये इधर जाएगा, फिर इस वॉल से टकरा के वापस आ जाएगा। तो ऐसे 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 चलता रहता है, ये ऑसिलेट करता रहता है एक तरीके से बात करें तो। गॉट इट? ये बात है इसमें। इस तरफ पार्टिकल इन्फिनिटी हाइट का मतलब अनंत ऊंचाई की दीवारें होने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल कभी क्रॉस करके ना इधर जा सकता, इधर भी इन्फिनिटी हाइट की मतलब ना इधर जा सकता है। तो ना पार्टिकल इधर मूव करेगा ना पार्टिकल इधर मूव करेगा, दोनों तरफ ही पार्टिकल नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि इस तरफ पार्टिकल नहीं आ सकता, इस तरफ पार्टिकल नहीं आ सकता। तो इस एरिया में अगर मान लो मैं इसको रीजियन 1 बोलूँ, क्षेत्र 1 है ये, मान लो रीजियन 1 है ये, और ये सेकेंड 1 है और ये थर्ड क्षेत्र है। इसको स्टडी के लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो इस एरिया में ये इस x लेस देन 0 पे इस इधर पार्टिकल कभी आएगा नहीं, और पार्टिकल इधर नहीं आएगा तो पार्टिकल का वेव फंक्शन भी नहीं होगा इधर। मतलब इस तरफ पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल कभी जाएगा नहीं तो पार्टिकल का वेव फंक्शन इधर भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो पार्टिकल होगा केवल इन दोनों वॉल्स के बिटवीन मूव करता रहेगा। तो बिटवीन दीज टू वॉल्स इट विल मूव। तो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो केवल इस एरिया में ही होगा, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a, इस रीजियन में ही पार्टिकल का क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा साई। तो मुझको वो साई कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो ये साई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आगे बात समझ। एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पार्टिकल ये इन्फिनिटी वॉल होने का मतलब होता है कि पार्टिकल इधर आएगा नहीं। मतलब एक तरीके से इस तरफ माना जाए तो पोटेंशियल जो है वो अनंत विभव है, इधर इन्फानाइट पोटेंशियल है इस तरफ, तो इधर आ ही नहीं पाता पार्टिकल अंदर ही रहेगा। क्लियर है? अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, पूरा गणितीय विश्लेषण करते हैं। ये जो मैंने कहानी थी वो मैंने समझा दी कि ये किस तरीके से है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस आ जाओ, इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं हम लोग। गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। एक चीज ये ध्यान में रख लेना कि ये एक डेरिवेशन ठीक से समझ लेना। आगे के जो डेरिवेशन होंगे ना इसके अंदर, जो 8-10 इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, उनका जो बेसिक पैटर्न होगा सोल्व करने का वो यही पैटर्न होगा। तो एक को ठीक से समझ लो आप। मैथमेटिकल एनालिसिस है ये। ठीक है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या, सबसे पहले तो पार्टिकल x लेस देन 0 पे इधर पार्टिकल कभी आएगा नहीं। तो इसको देखो बाउंड्री कहाँ पर है, एक तो बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, यही है ना सीमाएं। मतलब जहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इधर 0 था इधर इन्फिनिटी हो गया पोटेंशियल। तो ये बाउंड्रीज है। तो बाउंड्रीज के बारे में जब बात करते हैं तो वो जो हम पढ़ते हैं उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, परिसीमा प्रतिबंध। तो यहाँ पे बाउंड्रीज पर क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस देखो, बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बाउंड्री कंडीशन, परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध। ठीक है, तो परिसीमा प्रतिबंध क्या है। एक चीज तो हमारे को पता कि x लेस देन 0 पे, x लेस देन 0 पे
पार्टिकल कभी होगा नहीं तो x लेस देन 0 पे साई का वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं होगा तो वेव फंक्शन कहाँ से आएगा। वेव फंक्शन तो पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड रहता है ना। डी ब्रोगली ने यही तो बोला था कि कोई पार्टिकल होता है, कण होता है, उसके साथ में तरंग संलग्न होती है, तो पार्टिकल आएगा ही नहीं तो वेव कहाँ से होगा इसके साथ में, और वेव नहीं होगा तो वेव फंक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, इधर 0 हो गया। x ग्रेटर देन ए पे, x ग्रेटर देन ए पर भी साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो x ग्रेटर देन 0 पे भी साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में इन दोनों में क्या हो गया, साई का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ तो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे को तो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a के बीच में जो है, 0 से a के बीच में, x 0 से ग्रेटर और a से लेस, इस रीजियन के बीच में, इस रीजियन के बीच में साई 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल हमारे पास में अलग सिचुएशन है, इसमें पार्टिकल घूम रहा है और v भी यहाँ पे, और इस सिचुएशन में v क्या है, 0 है, यहाँ पे v 0 है। इधर और इधर एक तरीके से v क्या था, इन्फिनिटी था, इधर इधर v इन्फिनिटी था, मैं लिख सकता हूँ, बट इतना काफी है। ये बाउंड्री कंडीशन है, इसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, मतलब जो अपना सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बाउंड्रीज पे क्या क्या सीन है। ये बात समझ में आई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसको साई को कैलकुलेट करेंगे। अब साई 0 तो नहीं है इस रीजन में, तो साई क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करके। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे अब। और ये वन डायमेंशनल है, एक विमीय है ना, x डायरेक्शन में, x में भी मान सकते हैं, y में भी मान सकते हैं, z में भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग x डायरेक्शन में मानते हैं। तो हम लोग एक विमीय में बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल। तो एक विमीय श्रोडिंगर इक्वेशन लगाऊंगा मैं, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण से बाय वन डायमेंशनल पोटेंशियल, सॉरी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसके बारे में क्या बात करें। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, ये होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये होता है वन डायमेंशनल। टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, मैंने जब कल बताया था तब पहले भी बताया था कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही यूज करेंगे इसके अंदर। अब देखो हम कौन से रीजन में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अभी सेकंड रीजन में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि इधर तो 0 हो गया साई, इधर भी 0 हो गया, तो हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। सिंस x 0 से ग्रेटर पे और a के बीच में, इस रेंज में v इक्वल्स टू 0 है, तो v का वैल्यू 0 पुट कर दो। इस रेंज में ये 0 है, ये 0 हो गया, साई इज इक्वल्स टू ई साई। अब देखो ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये साई तो अंदर आ गया ना, प्लस नहीं ई इज इक्वल्स टू साई। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया, इसको और सॉल्व करता हूँ मैं, थोड़ा सा और सॉल्व करता है इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो मैं ये 2m को उधर ले गया, एच कट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इट विल कम्स टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस है, ये माइनस भी इधर ट्रांसफर कर दिया, ये साई आ गया। देखो अब ये जो इक्वेशन बना इसमें मैंने ये 2m e और एच कट स्क्वायर, इसको कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर को ये कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, ये को लेट माना, ये इसको हमने कोई कांस्टेंट से लिख दिया। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, a b c d वॉट एवर यू वांट टू डू। ये मैंने के स्क्वायर से लिया है, के स्क्वायर से इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सिंपल हो जाता है, और ज़्यादातर बुक्स में आप जहाँ पे भी पढ़ोगे उसमें के स्क्वायर लेते ताकि आप बुक भी पढ़ो तो कोई कंफ्यूजन ना हो, तो के स्क्वायर ले लिया। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई, ये मिला।
इसको आगे मैं अगर बात करूँ तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ये मिला। ये जो इक्वेशन है, देखो किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो यहाँ से मैं एक बार इसको यहाँ पे पॉज कर लेना और कॉपी कर लेना, फिर मैं इसको नीचे मूव करवा के पॉज कर दूंगा। यहाँ पे पॉज कर लेना यहाँ से, ठीक है, पॉज कर लेना, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण। इसका जो सॉल्यूशन होता है, अब अवकल समीकरण को यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सोल्व करके पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो कुछ और है। इसको सोल्व करना तो आप सेकंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में सीखे होंगे, जिसको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वैसे तो सोल्व सिंपली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन ध्यान रख लेना, वही सॉल्यूशन हर जगह पे काम में आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये इसको इक्वेशन नंबर में, एक सेकेंड, एक तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ये रिलेशन आगे काम में आएगा इसलिए मैं इसको काम में लूंगा आगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको भी काम में ले रहे तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? एक अवकल समीकरण है, समीकरण 2 एक अवकल समीकरण है। इक्वेशन 2 इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण है। इक्वेशन 2 इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हल देखो, इसका जो सॉल्यूशन होगा समीकरण 2 का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है वो आएगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे ऐसा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसका मैं सॉल्यूशन कैलकुलेट करूँ इस इक्वेशन का, इसका मतलब सॉल्यूशन का मतलब है इसका वैल्यू, मतलब y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इस इक्वेशन में y की जगह क्या है? साई है, मतलब मुझे साई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो साई का वैल्यू जो आता है, सॉल्यूशन जो आता है वो ऐसा आता है, साई इज इक्वल टू, मैं इस एक को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आगे वालों में ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, सिमिलर वे में आएंगे। तो इसको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इसका सॉल्यूशन ये होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। ये तो एक जनरल सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन लिखी हुई होगी उसके लिए सॉल्यूशन ये आएगा। बट हमारा जो यहाँ पर क्या है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, उसके हिसाब से इसके कांस्टेंट के वैल्यू निकाल के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हर जगह पे। तो अभी इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब जो अपने सिस्टम गिवन है, अनंत दीवारों वाला इन्फाइनाइट हाइट की जो वॉल्स है, उसका जो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, एक विभव बॉक्स, उसके लिए इसको सोल्व करना है। तो देखो इसके कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू निकालेंगे और हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। अब समझना बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगेंगे। अपने को एक चीज पता है क्या, कि हमारा जो पोटेंशियल बॉक्स है, ये बॉक्स है, इधर फंक्शन का वैल्यू 0 है, इधर भी फंक्शन का वैल्यू 0 है। और हमने जब फंक्शन कैसा होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कैसा होता है, मतलब उसके लिए शर्तें पड़ी थी फर्स्ट यूनिट में, और वो ये पड़ी थी कि जो साई है वो कॉन्टिन्यू होना चाहिए। साई कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। साई की अलग बहुत सारी शर्तें पड़ी थी, अलग अलग, कॉन्टिन्यू होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे पॉइंट पड़े थे कि साई कैसा होना चाहिए। तो साई जो है कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, और सतत होने के लिए जैसे मतलब इधर तो 0 होना चाहिए, इधर भी 0 होना चाहिए। तो अंदर जो फंक्शन है वो अंदर जैसे फंक्शन, अब वो ऐसा बने कि ऐसा बने, कैसा बने? वो ऐसा बनना चाहिए फंक्शन, अंदर उसका कर्व ऐसा बनेगा कि इस बाउंड्री पर आते ही फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि इधर आते ही 0 हो जाता ना, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के लिए ये सिचुएशन है कि कॉन्टिन्यूअस तभी रह पाएगा तब इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए? 0। मतलब साई x इक्वल टू 0 पे साई का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, और x इक्वल टू a पर भी साई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, तभी वो कंटिन्यू रह पाएगा। तो उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? x इक्वल टू 0 पे साई 0 हो जाना चाहिए और x इक्वल टू a पे, मतलब ये दो बाउंड्रीज है ना, इन दोनों बाउंड्रीज को फॉलो करना चाहिए। बाउंड्रीज के ये बाउंड्री कंडीशन है, ये परिसीमा प्रतिबंध की, यहाँ पर और यहाँ पर ये साई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। चमक रहा है?
तो यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। तो देखो 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 0 करके अलग अलग सिचुएशन रखेंगे। देखो अब हमारे को पता है कि 8x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे साई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0, और साई का वैल्यू 0 होगा। तो देखो ये कैसे सोल्व होगा, साई का वैल्यू 0 होगा तो ये ऐसे होगा, साई का वैल्यू 0 पुट किया तो ये आएगा x इक्वल्स टू 0 पे, तो x का वैल्यू भी यहाँ पे 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b cos 0 ऐसे आ गया। अब साइन 0 तो 0 हो गया, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो इट विल कम्स टू b, तो b का वैल्यू आ गया 0। आई बात समझ, b का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, b का वैल्यू 0 मिल गया मुझे। तो b का वैल्यू 0 मिल गया, तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एक टर्म हट जाएगा, b का वैल्यू 0 पुट करते ये टर्म तो गायब हो गया ना, फिर ये बच गया, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन मिल गया ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया अपने को, साई इज इक्वल्स टू a साइन के अक्ष। अभी ये मिल गया मुझे, इसमें भी कांस्टेंट अभी a है और k है, इन दोनों के भी कांस्टेंट के वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। तो एक सिचुएशन तो मैंने ये लगा दी, कौन सी, कि x इक्वल्स टू 0 पे साई 0 होगा, एक x इक्वल्स टू a पर भी साई 0 होता है ना, सेकेंड कंडीशन लगाते हैं अब, तो सेकेंड लगाते हैं। देखो सिंस x इक्वल्स टू a पर भी क्या होगा, साई विल बी 0, करेक्ट है। तो x इक्वल्स टू a पे साई 0 होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, साई का वैल्यू 0, a साइन के a, ये आएगा, x का वैल्यू a पुट कर दिया तो ये 0 आना चाहिए। अब देखो ये 0 कब हो सकता है, ये टर्म या तो a 0 हो जाए या फिर ये साइन के a 0 हो जाए, लेकिन a तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a को 0 कर दिया तो फिर ये पूरा फंक्शन हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। अरे ये कांस्टेंट ही अगर 0 हो गया तो साइन ये वाला 0 हो या ना हो, ये तो हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, मतलब साई 0 हो जाएगा। और अगर साई पार्टिकली 0 हो गया तो फिर हम लोग डिस्कशन किस चीज़ का कर रहे हैं, मतलब वेव फंक्शन 0 हो गया मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर डिस्कशन किस बात का कर रहे हैं। तो a तो 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, तो फिर कौन 0 होगा, साइन के a 0 होगा। और साइन के a कब 0 होगा, जब के a मतलब ये जो थीटा का वैल्यू है, के a का वैल्यू या तो 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो, ऐसे मतलब 0 180 पे या कितना 0 हो या 180 हो या 2 पाई हो, इन सब पर क्या होगा, इसका के साइन का वैल्यू 0 होता है। तो मतलब के ए थीटा का जो वैल्यू है या तो 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो, मतलब मैं जनरल फॉर्म में बात करूँ तो n पाई हो, तो अगर n पाई हो गया तो के ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर n पाई होगा तो देखो के ए n पाई, अगर मैं जनरल फॉर्म में बात करूँ तो k का वैल्यू जो है, मुझे कॉन्स्टेंट इसको कैलकुलेट करना था k और a, तो अभी यहाँ से k मिल जाएगा, n पाई बाई a, k मिल गया मुझे, k का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, करो भैया। तो साई में k का वैल्यू पुट कर दो, तो नाउ लेट मी वॉच द टाइम। हाँ अभी अपने पास में टाइम है, तो देखो साई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अपने पास k साइन, वहाँ पे क्या था के एक्स अपॉन सॉरी के एक्स था, तो k का वैल्यू तो ये आ गया n पाई अपॉन a इंटू एक्स, ये साई मिल गया। अभी तक a और बाकी है, a का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों को जो फंक्शन है वो प्रसामान्यकृत होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं हम उसको, तो इसको नॉर्मलाइज करके a का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो नॉर्मलाइज करेंगे इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर अभी तक कहाँ तक 2 तक हो गया था कि 3 कर दो इसको। तो देखो नॉर्मलाइजेशन से इसको तरंग फलन है, ये वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने पर तरंग फलन का प्रसामान्यकरण करने पर नॉर्मलाइजिंग द फंक्शन, नॉर्मलाइजिंग द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करूंगा तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है साई, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है साई स्टार साई
dx 3D में आता तो d2 होता है, 1D में आता dx आता है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंप्लीट स्पेस के लिए, और ये होता है 1 होता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन। अब देखो ये कंडीशन इसके लिए लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा लिमिट होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल बॉक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक ही है। इधर तो साई 0 है, इधर भी साई 0 है, तो एक्चुअल में जो लिमिट काम करेगा वो 0 से a तक ही करेगा। इधर वाला माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है, बट माइनस इन्फिनिटी टू x इक्वल्स टू 0, इसके बीच में तो फंक्शन ही 0 है, तो इसको अगर मैं ब्रेक भी करूंगा तो इसके बीच में तो फंक्शन 0 हो जाएगा, इसके बाद वाले के बीच में भी 0 हो जाएगा, केवल कहाँ तक बचेगा, x इक्वल्स टू 0 टू a। तो हमारा जो एक्चुअल जो इफेक्टिव लिमिट है वो इफेक्टिव लिमिट 0 टू a तक ही वर्क करेगा, साई स्टार साई dx इक्वल्स टू 1। करेक्ट है। अगर ये इधर 0 नहीं होता तो फिर हम लोग उस पार्ट का भी इंटीग्रेशन करते हैं, बट अभी यहाँ से इतना ही होगा। अब साई का वैल्यू गिवन है, साई का तो ये है a साइन n पाई x अपॉन a, साई स्टार भी निकाल सकते हैं, सिंस साई इज इक्वल्स टू a साइन n पाई x अपॉन a, ये है। तो मैं साई स्टार का अगर कैलकुलेट करूँ तो साई स्टार का नॉर्मलाइजेशन वाले हमने क्वेश्चन करे थे, उनमें साई स्टार का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, आयोटा है तो वहाँ माइनस आयोटा कर दो और a की जगह a स्टार कर देते थे हम लोग, क्योंकि a कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सम्मिश्र संख्या हो सकती है, ये बाकी के सब रियल है, तो इसमें जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा रियल में, तो n पाई x अपॉन a। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, अगर दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करें 0 टू a, तो देखो ये आएगा a स्टार और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx इक्वल्स टू 1। करेक्ट है। ये देखो a स्टार आएगा, a का मॉड का स्क्वायर, और ये जो है साइन स्क्वायर जो आएगा, साइन स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 वाला, तो साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन के लिए मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा ये है 2 n पाई x अपॉन a, ये आ गया, अपॉन 2 भी आता है, उस अपॉन 2 को मैं इधर लिख लेता हूँ, इंटू dx इज इक्वल्स टू 1। तो देखो अभी इसका इंटीग्रेशन करो, लेट्स डू द इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन में आएगा साइन 2n पाई x अपॉन a, ये आ गया, और इसका x का जो जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, तो x का जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो नीचे आ जाएगा 2n पाई अपॉन a। करेक्ट है। और फिर रखेंगे लिमिट 0 टू a इज इक्वल्स टू 1। अब देखो लिमिट रखो, लिमिट पुट करने पे क्या मिलता है, a का मॉड का स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या आएगा, ये लिमिट पुट करो, इसमें आएगा a, यहाँ पर a पुट करूंगा तो a पुट करते a से a कैंसिल आउट, 2n पाई बचा, साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई n इंटीजर है तो ये ऐसा आएगा, 2n पाई से क्या आएगा, या तो 0 आएगा या पाई आएगा, 2 पाई आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ना 2n पाई का हमेशा 0 देगा, और ये 0 देगा तो ये 0 हो गया। फिर ये 0 रखूंगा x का वैल्यू 0, और ये 0 रखूंगा तो साइन 0 0, ये सब 0 हो गया, मतलब ये बचेगा इतना सा। करेक्ट है। ये आया, ये मिला मुझे a इज इक्वल्स टू 1, तो a का मॉड का स्क्वायर जो बचेगा वो 2 बाई a बचेगा, और a का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो एक तरीके से √2 बाई a मिल गया, ये वैल्यू मिल गया मुझे a का। अब a का कांस्टेंट था, a कांस्टेंट था, a का वैल्यू मिल गया मुझे ये, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। जिसने छापा नहीं है ना यहाँ तक, तो मैं एक बार पॉज करने का ऑप्शन दे देता हूँ आपको, यहाँ तक हो गया था आई थिंक पहले। अब इसके बाद में आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो पॉज करके, ठीक है ना, बीच में नहीं आ रहा मैं। इसके बाद में यहाँ से कॉपी कर सकते हो पॉज करके, और फिर ये कॉपी कर लेना। करेक्ट है। चलो a मिल गया, तो समीकरण 3 में वैल्यू पुट करने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, मान रखने पर
तो देखो साई का वैल्यू क्या मिला, साई वैल्यू मिला साई का वो मिला √2/a साइन n पाई x अपॉन a, ये मिला मुझे, साई का वैल्यू ये मिला, करेक्ट है। अब ये वैल्यू क्या सेंस देता है, क्या मीनिंग है इसका एक्चुअल में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल था, इसके अंदर फंसा हुआ है, इसके अंदर घूम रहा 1D पोटेंशियल बॉक्स में, एक विमीय विभव बॉक्स में। अब इस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा मुझे ये चेक करना है। तो इस पार्टिकल के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वेव फंक्शन हो सकते हैं। मतलब जैसे ये पार्टिकल दौड़ रहा है, इस पार्टिकल की एनर्जी है मान लो कुछ पर्टिकुलर, मान लो इसकी एनर्जी है, एनर्जी लेवल है इसका, जैसे मैं एनर्जी लेवल बनाऊं, मान लो इसका एनर्जी है इस लेवल का एनर्जी है, ये इसको E1 बोल दूं। अगर इतना एनर्जी है तो इसका जो वेव फंक्शन होगा कुछ होगा, जैसे मान लो ψ1, ये वेव फंक्शन है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी चेंज हो गई तो वेव फंक्शन अलग होगा भैया। अगर इसका एनर्जी मान लो E2 हो गया तो इसका वेव फंक्शन भी ψ2 हो जाएगा, अलग होगा। मतलब आपको दो दीवारों के बीच में बंद कर दिया, अब ये पार्टिकल घूम रहा है, मैं घूम रहा हूँ, तो अगर मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ तो मेरा वेव फंक्शन अलग होगा, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो मेरा वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन जैसे n का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा अलग अलग। मतलब ये एक जनरल है फॉर्म है, ये ऐसे बोल सकता हूँ मैं n, मतलब इसका n का मतलब क्या है, ऐसा है कि इफ n = 1 है, n = 1 है तो ψ1 क्या आया, ψ1 आया √2/a साइन पाई x अपॉन a, ये वेव फंक्शन आया। n का वैल्यू 1 मिला तो इस सिचुएशन में एनर्जी जो होगी वो कुछ होगी, वो एनर्जी अभी बाद में कैलकुलेट करूंगा मैं। इफ n = 2 तो ψ2 क्या होगा, ψ2 होगा √2/a साइन 2 पाई x अपॉन a, n का वैल्यू 2 पुट कर दिया। इफ n = 3 तो ψ3 आएगा और इसका वैल्यू आएगा √2/a साइन 3 पाई x अपॉन a, ऐसे चलता जाएगा, इस तरीके से मिलते जाएंगे। मतलब एनर्जी चेंज हुई पार्टिकल की, उसका वेव फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। मतलब इसी टाइप के मिलेंगे वेव फंक्शंस तो, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी इनके कर्व भी बनाऊंगा मैं आगे चल के, इनके वक्र बनाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके वक्र जो होंगे वो कैसे होते हैं, वो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये बात समझ में आएगी नहीं कि ψ1, ψ2, ψ3 अलग अलग हो सकते हैं, एक ही पार्टिकल के अलग अलग एनर्जी होती है तो उसका वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये होगा, ये होगा, अलग अलग वेव फंक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल है एक ही पार्टिकल के। क्लियर है। एक और कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, इफ n = 4 देन ψ4 = √2/a साइन n की जगह 4 रख दो, 4 पाई x अपॉन a। ये मिल गया अपने को। ये दोनों डायग्राम छापने नहीं है, ये दोनों समझाने के लिए बताए थे, लेकिन ये क्या हो गए, तरंग फलन हो गए अलग अलग लेवल के लिए। n = 1 के लिए ये तरंग फलन है, n = 2 पर तरंग फलन है, अलग अलग वेव फंक्शन हो जाएंगे। तो एक पार्टिकल जब घूमता रहेगा उसकी एनर्जी अलग होगी तो उसका वेव फंक्शन कुछ डिफरेंट हो जाएगा, फिर एनर्जी बढ़ाएगा या कम करेगा तो उसका वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये अलग अलग एनर्जी के अकॉर्डिंग, n = 1, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ये प्रथम ऊर्जा अवस्था है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल, इस तरीके से अलग अलग। ये प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर। समझ रहे हो, ये सारा सीन ऐसे है। अब मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा और फिर इनके कर्व बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर है, चलो ठीक है, इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके कर्व बनाएंगे, इन सब के कर्व बनाएंगे और एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मतलब एनर्जी कौन सी एनर्जी,
एनर्जी का मतलब है कि जैसे अगर मैंने बोला कि पार्टिकल कुछ एनर्जी रखेगा तो उसका वेव फंक्शन होगा साई 1, फिर n इक्वल्स टू 2 आने पर साई ये फंक्शन होगा, उस टाइम पर एनर्जी कितनी होगी, अगर इतना ये फंक्शन है तो एनर्जी क्या होगी उस पार्टिकल की, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या एक पार्टिकल हो वो कुछ भी एनर्जी हो सकती है क्या उसकी, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कुछ भी एनर्जी नहीं हो सकती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से तो कुछ भी एनर्जी हो सकती है। जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैं धीरे धीरे भागना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा तेज होऊंगा, फिर थोड़ा तेज होऊंगा, मतलब मेरी स्पीड जीरो से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी और हर एक पॉइंट पे गुजरती हुई आएगी और हर कहीं पे भी जा सकती है। मैं ऐसा तो नहीं होऊंगा कि पहले मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था फिर एकदम से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कभी नहीं होगा ऐसा। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से तो 2 से पहले 2.1 2.2 2.3 यार इनके भी बीच में ऐसे चलता रहेगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 10, इस तरीके से आएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स का बोर मॉडल जो आपने पढ़ा है, मतलब पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो उसमें भी तो ऐसा होता है कि या तो एनर्जी इस लेवल में होगा, इलेक्ट्रॉन इस लेवल में घूमेगा, या फिर डायरेक्ट इसमें घूमेगा, या फिर इसके अंदर घूमेगा, ऐसे होता है ना। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा ना। मतलब कि ऊर्जा जो होती है वो क्वांटीकृत होती है, अलग अलग होती है, कंटिन्यू नहीं होती, सतत नहीं होती। इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, बट यहां से ये बात समझ में आ रही है कि अलग अलग वेव फंक्शन हो सकते हैं एक पार्टिकल के, तो ऊर्जा क्या क्या पॉसिबल एनर्जी है, तो वो ऊर्जा के अलग अलग मान मिलेंगे, अलग अलग आइगन मान, ऊर्जा के अलग अलग आइगन मान, डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिलेंगे। वो क्या क्या मिलेंगे वो कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। तो ऊर्जा के आइगन मान, ऊर्जा के आइगन मान, इसी के अंदर चल रहा है, फंक्शन निकालिए, आइगन मान निकालेंगे, आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो देखो एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए क्या करूंगा, एक तो मैं इक्वेशन नंबर 1 काम में लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने बोला था कि आगे मैं काम में लूंगा, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला था वहां पे। तो एक तो 1 काम में ले रहा हूँ। 1 में क्या था, 1 में ये था कि 2m/h² को मैंने क्या लिखा था, k² लिख दिया था। यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर लो। नहीं, एक और चीज़ काम में ले लेते हैं हम लोग, एक और इक्वेशन, हमने k का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था ना, k का भी वैल्यू पुट कर दो। सिंस वी नो दैट k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू था n π/a। याद हो तो आपने लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आपके तो कॉपी में लिखा हुआ होगा, वहाँ से देख लो। k का वैल्यू आया था, k का वैल्यू आया था, तो k का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो 2me/h² इक्वल्स टू k का वैल्यू पुट कर दो n² π² करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट आएगा भी क्या, E इक्वल्स टू n² π²h² ये 2m इधर ले आओ, 2ma²। ये एनर्जी के वैल्यू मिल जाएंगे। इसमें भी जैसे n आ रहा तो वहां पे भी साई में भी आया था, तो इसको भी मैं En कर देता हूं। मतलब n का वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रखता जाऊंगा, और n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरे पास में एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगे। तो देखो एनर्जी के क्या क्या वैल्यू मिल रहे हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल, प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर। प्रथम ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी जो लेवल है वो कब मिलेगा, n = 1 के लिए, पहला वही तो मिल रहा है। उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी जो होगी E1 लिख देता हूँ मैं इसको, और E1 जो आएगा, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा, π²h²/2ma²। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ये तो पार्टिकल का मास है, जो पार्टिकल उसके अंदर घूम रहा है उसका। ए क्या है, उसकी चौड़ाई है, उसकी विड्थ है, जो पोटेंशियल बॉक्स है उसकी बॉक्स की चौड़ाई है, विड्थ है ये। h² क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। पाई तो कांस्टेंट अपने आप में 3.14। तो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है, ये फिक्स हो गया अपने पास में, ठीक है। फिर प्रथम ऊर्जा स्तर मिल गया, सेकंड द्वितीय ऊर्जा स्तर,
द्वितीय ऊर्जा स्तर, सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। सेकेंड एनर्जी जो लेवल होगा वो n इक्वल्स टू 2 पे होगा, करेक्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल n इक्वल्स 2 पे आएगा तो ये आएगा E इक्वल्स E2, और E2 को हम लोग बोलेंगे, n का वैल्यू 2 रखना है ना, 2, तो 2 का मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर है ना, और ये आएगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये देखो 2 का तो हो गया 4, और पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है ये वाला, ये क्या है, ये एक्चुअल में यही तो है, मतलब E1 के इक्वल है ये। तो मैं इसको E1 के टर्म्स में रख सकता हूँ, इसको E1 के टर्म्स में रख सकते हैं। ये तो हो गया 4E1, ऐसा मिला। सिमिलर वे में हम लोग थर्ड एनर्जी लेवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तृतीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल के लिए n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 तो E3, और E3 के लिए n का वैल्यू 3 का स्क्वायर, और बाकी का जो बचा है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, आ जाएगा 9, और ये क्या है E1, 9E1। चमका, अरे करेक्ट है। एक और कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, फोर्थ एनर्जी लेवल, चतुर्थ ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर, फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, n इक्वल्स टू 4, ये आएगा E इक्वल्स टू 4, ये आएगा 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 16 आ जाएगा, और ये E1 आ जाएगा। इस तरीके से एनर्जी के अलग अलग, तो सबसे कम जो ऊर्जा होगी वो E1 के बराबर होगी, फिर उसके जस्ट बाद में जो एनर्जी होगी वो डायरेक्ट 4E1 होगी। मतलब पार्टिकल या तो दौड़ेगा तो इस एनर्जी के साथ में दौड़ेगा, या फिर वो दौड़ेगा तो इससे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो 4E1 के बराबर होगी, इसके बीच वाली एनर्जी से नहीं दौड़ेगा, इसके जस्ट बाद में 9E1 से दौड़ेगा। मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ पे भी तो बोलते थे ना, अभी जैसे मैंने बताया कि बोर एनर्जी लेवल जो होते थे कि या तो वो इस एनर्जी लेवल में रहेगा या फिर डायरेक्ट वो सेकंड में इसमें रहेगा, तो इसकी एनर्जी को लेगा, या फिर डायरेक्ट इसको लेगा, ऐसे होता था। सेम यहाँ पर है, या तो वो ये एनर्जी के साथ दौड़ेगा, या फिर इसके जस्ट बाद में ज़्यादा एनर्जी आएगी तो वो इस एनर्जी के साथ में, इसके बाद में ये ऐसे इस तरीके से। तो एनर्जी के जो लेवल्स है या रेशियो है, ऊर्जा के जो अनुपात है वो ऐसे आएंगे, ऊर्जा के अनुपात, रेशियो ऑफ एनर्जी लेवल्स। देखो E1 रेशियो E2 अनुपात 3E4 ऐसे चलता जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। पहला E1 है तो मैं सब में E1 कैंसिल कर दूँ तो पहला बचेगा 1 रेशियो, फिर 4E1 हो जाता है, फिर 4, फिर 9, फिर आ जाता है 16, फिर 25, ऐसे चलता जाता है इस 16, तो ये ऐसा मिलता जाएगा। ये अनुपात में ऊर्जा स्तर है। आ रही है बात समझ में? मतलब इसका मैं अगर थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इसका ऐसा मिलेगा। ये अपना था, तो या तो पार्टिकल होगा इस ऊर्जा स्तर पे, मान लो ये E1 है, ये n इक्वल्स टू 1 के करेस्पॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी 1 होगी, या इसके जस्ट बाद में होगा तो इससे 4 गुना होगा, n इक्वल्स टू 2 पे, फिर एनर्जी होगी 4E1 डायरेक्ट। तो या तो पार्टिकल रुका हुआ रहेगा तो वो तो 0 हो जाएगा, उसकी तो बात नहीं करा। फिर अगर उसके पास एनर्जी आएगी तो वो n1 इस लेवल में रहेगा तो एनर्जी उसकी E1 के बराबर होगी। उसके जस्ट बाद में अगर कोई ऊर्जा पर रहेगा वो, तो वो इस एनर्जी लेवल पे रहेगा, और उसके जस्ट बाद में वो 9E1 पे रहेगा, n इक्वल्स टू 3 पे, और इसके बाद में वो 16E1 पे रहेगा, ये n इक्वल्स टू 4 पे, फिर 25 पे, ऐसा चलता जाएगा। ये गैप धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वन सेकेंड, ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा
और वो किस तरीके से इंक्रीज होगा उस गैप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना बचा है अपने पास में। हाँ, अभी अपने पास टाइम है, तो हम लोग कर्व प्लॉट कर सकते हैं इसके। तो देखो कर्व प्लॉट करेंगे हम, एक सेकेंड, तब तक हम लोग वापस से एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी 1 2 3 4 ये मिल गए, चारों एनर्जी लेवल मिल गए। तो आपको ये जो छापना था यहाँ पे पॉज करके आप छाप सकते हो। जैसे यहाँ पर एनर्जी लेवल मिल गए थे, ये यहाँ पे पॉज करके छाप सकते हैं। फिर इसके बाद में ये वाला आपको ऊर्जा के अनुपात मिल गए, और ये ग्राफ है ऊर्जा के आरेख, ये मिल गए। ठीक है ना, इसको मैं ऊर्जा का आरेख बोल सकता हूँ, ऊर्जा आरेख, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, अब एक्चुअल में जो मेरे को कर्व बनाने हैं, मुझे ये तो एनर्जी तो मिल गई कि मुझे ये पता चल गया क्या, मुझे देखो क्या क्या पता चला, ये यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, मुझे क्या क्या पता चला, ये अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना उसमें क्या क्या पता चला फर्स्ट के लिए, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। मुझे ये पता चला कि एक ये पोटेंशियल बॉक्स है, पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, इधर साइज 0 होगा, इधर नहीं जा सकता, साइज 0 होगा, क्योंकि ये अनंत ऊंचाई की दीवार है, इन्फिनाइट बॉक्स है। पार्टिकल केवल इसके अंदर घूमेगा और इसके अंदर घूमेगा, तो साई का जो वैल्यू आएगा वो साई का वैल्यू ऐसा आएगा √2/a sin n पाई x अपॉन a। और इसका भी वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग ऊर्जाएं हो तो पार्टिकल की, और पार्टिकल इसके अंदर जब घूमेगा तो अलग अलग ऊर्जाएं हो सकती है उसकी, और जो ऊर्जा है वो एनर्जी है, उसके वैल्यूज जो है वो ऐसे आएंगे n² π² अपॉन h² अपॉन 2m²। ये दोनों फॉर्मूले किसी भी हालत में याद होने चाहिए। कई बार अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम भी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है, तो हम लोग उसके हिसाब से उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं जो आंसर लाना चाहता था वो तो ये था और वो आया नहीं, इसकी वजह मतलब कुछ और है, तो वो चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, साई एन और ई एन, इसके हिसाब से हमारे को ये पता चला कि जब ये पार्टिकल इसके अंदर घूमेगा तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ये हो सकता है n=1, n=1 होगा तो उसकी एनर्जी E1 होगी, और फंक्शन जो होगा वो साई1 होगा। अगर उसकी एनर्जी n=2 के लिए उसका एनर्जी होगी E2, और जो उसका वेव फंक्शन होगा वो साई2 होगा। इसके बाद में अगर उसकी n=3 पे बात करूँ तो उसका एनर्जी होगा E3, और जो फंक्शन होगा वो साई3 होगा। ऐसे तो n1 के लिए E1 भी निकालिए, E2 भी निकालिए, साई1 साई2 साई3 सब निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया ना, ये सब कुछ आ गया। अब इस टॉपिक के अंदर एक छोटी सी बात बची है, वो है कि वक्र कैलकुलेट करना, कि साई1 साई2 साई3 ये बनेंगे कैसे। साइन के फंक्शन है ना, तो वो ऐसे बनेंगे या उतना सा वो 0 से लेके a के बीच में कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे या ऐसे ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे वो कैलकुलेट करना है मुझको। चमक रहा है? तो साई के भी वक्र कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के भी कर लेता हूं। ये जो होता है ना साई का मोड, ये साई स्टार साई, दोनों की कैलकुलेट कर लेता हूँ। वक्र तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछे कर सकते हो। इससे पहले ये कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ तक छापना था अपने को। इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन, मतलब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया इस टॉपिक के अंदर। अब मैं वक्र बता देता हूँ, इसके कर्व बता देता हूँ। ठीक है, आओ देखो तरंग फलन एवं, एक सेकेंड, तरंग फलन एवं प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व के वक्र कर्व ऑफ वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, ये कैलकुलेट करना है मुझे। क्लियर है? अब देखो कैसे कैलकुलेट करें हम लोग। हमारे पास साई1 साई2 साई3 सब है, तो पहले उनके साई1 साई2 साई3 के वैल्यू देखो आप। पहले साई1 के लिए करते हैं, फॉर n=1 के लिए। n=1 के लिए जो साई1 मिला था वो क्या था, साई1 क्या मिला था, साई1 मिला था मुझे √2/a साइन n पाई x अपॉन a होता है, तो n का वैल्यू 1 था, तो पाई x अपॉन a
ये आया था। अब इसका वक्र बनाना है, इसका कर्व बनाना है, कैसा बनेगा इसका कर्व, ठीक है। तो मुझे कर्व कहाँ बनाना है, मुझे कर्व बनाना है ये, जीरो टू ए, इसी के बीच में है ना अपना बाउंड्री कंडीशन, ये 0 टू ए के बीच में फंसा हुआ पार्टिकल। तो मुझे ग्राफ बनाना है, कर्व बनाना है 0 टू ए के लिए, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात को, कर्व बनाने के लिए क्या करना है, मैं 3-4 पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा और वो 3-4 पॉइंट पर वैल्यू पुट करके उनके वो पॉइंट डिनोट करके फिर उनको मिला दूंगा, ऐसे करते हैं। इसका वैसे दूसरा तरीका होता है जनरल तरीका, तो लेकिन वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो लेंदी हो जाता है, अलग हो जाता है। एक काम करो, एक तो a/2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, एक ये a/4 हो गया और ये एक 3a/4, ये 4 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट हो गए क्या, 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग इस पे पुट कर सकते हैं और क्या क्या वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से कर्व बना सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज तो ये भी आपको पता है कि इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे वैल्यू क्या होता है, फंक्शन का 0 होता है, क्योंकि x = 0 पे x = a पे वैल्यू 0 होता है। तो इन दोनों पॉइंट पे तो वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, तो वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्या, 8x = 0 साई 1 क्या होगा 0 एंड 8x = a साई 1 क्या होगा 0 होगा। कोई भी फंक्शन हो इन दोनों पॉइंट पे तो वैसे भी 0 होने वाला, केवल अपने को फिर 3 पॉइंट पे बचा। 3 पॉइंट में भी पहले बीच वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं। 8x = a/2, a/2 पे देखो साई 1 जो मिलेगा a/2 पे √2/a, a/2 पे ये आएगा साइन π/a इंटू a/2, a से a कैंसिल आउट हो गया, π/2, साइन π/2 कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब ये मिला, ये 1 हो गया तो ये बचा 2/a। इसका मतलब है कि इस जगह पर इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो मान लो मुझे n1 के लिए कर्व बनाना है, n = 1 के लिए कर्व बनाना है, इस लाइन पे बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 0 होगा, x = 0 पे, यहाँ पे भी 0 होगा, मतलब लास्ट में कर्व यहाँ से चालू होकर यहाँ पे टच करेगा, बीच में इस पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, मतलब कर्व इधर से निकलेगा, इधर से चालू होगा, यहाँ पे यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे खत्म होगा। अब बीच में किधर किधर जाएगा, हो सकता है वो इधर से भी आए, हो सकता है वो इधर से आए, पर साइन का कर्व है ना, ये किसका कर्व है, साइन का, इसलिए 0 से चालू हो रहा है, ये कर्व साइन का है इसलिए 0 से चालू हो रहा है, साइन का है ना, तो यहाँ से चालू होगा। अब वो कैसे कैसे जाएगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन 2 पॉइंट पे और कैलकुलेट कर लो, a/4 पे और 3a/4 पे, a/4 पे तो 8x = a/4, a/4 पे देखो साई 1 का वैल्यू क्या मिलेगा a/4 पे, एक सेकेंड, x = a/4 पे देखो साई 1 क्या मिलेगा, a/4 पे साई 1 मिलेगा √2/a साइन, a/4 पे a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 मिलेगा, और π/4 पे इसका वैल्यू होता है साइन π/4 कितना, साइन 45 डिग्री, 1/√2 और 1/√2, ये √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√a। ये साई 1 का वैल्यू मिला यहाँ पर मिला था √2/a, यहाँ पे मिला ये, तो इससे कम है वैल्यू, मतलब इस पे जो वैल्यू मिलेगा इससे कम मिलेगा, इससे तो इससे कम मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से 3a/4 पे भी कैलकुलेट करेंगे, 8x = 3a/4, 3a/4 पे साई 1 का वैल्यू देखो √2/a साइन क्या था 3a/4 पे, π/a तो पहले था इसमें, π/a पे ये 3a/4, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3π/4, 3π/4 कितना होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और 135 डिग्री पे साइन का कितना वैल्यू पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये मिलेगा 1/√2, तो 1/√2 से यही आ गया वैल्यू 1/√a, मतलब पॉजिटिव आया है, और किसके बराबर, इस पे जो मिला ना a/4 पे जितना मिला उसके बराबर ही आया है, मतलब इस पे भी इतना ही आया है, कितना करीब इतना, ये यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से चालू होगा ग्राफ, और पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से ऐसे मिलेगा। ये थोड़ा ठीक नहीं बना शायद, यहाँ पे मैक्सिमम दिखना चाहिए था, मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते हैं।
पहला ये बनेगा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ग्राफ बन गया। अपने को ये 5 पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इन 2 पे तो हमारे को पता ही है, तो इन 3 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट में साई 1 हो गया, साई 2 और साई 3 तीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो 3 वैल्यू के लिए और बना लेते हैं, 2 के लिए साई 1 और साई 2 और कैलकुलेट कर लेते हैं, साई 1 और साई 2। तो 4 n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए साई 2 जो होता है वो साई 2 होता है √2/a साइन n पाई x अपॉन a। n का वैल्यू 2 रखा है हमने, 2 रखना है, ये लो 2 रख लो, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करो, वही साई a x इक्वल्स टू 0 पे 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू a पे भी 0 हो जाएगा। वो दोनों पॉइंट की बात नहीं करूँगा, 3 पॉइंट की बात करूँगा बाकी के। तो 8x इक्वल्स टू 0 पे साई 2 0 हो गया, और 8x इक्वल्स टू a पे भी क्या हो गया, साई 2 0 हो गया। इन पे तो 0 हो गया, बाकी के 3 पॉइंट बचे उन पे डिस्कशन करते हैं। 8x इक्वल्स टू a/2, a/2 पे साई 2 देखो, a/2 पे क्या हुआ √2/a साइन 2 पाई a/2, a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 साइन पाई क्या हो गया 0, तो बीच में 0 हो गया। कहाँ पे बीच में 0 हो गया, एक पॉइंट मिल गया। एक और कैलकुलेट करते हैं, 2 बच गए अभी। a/4 पे साई 2 क्या आएगा, साई 2 आएगा √2/a, √2/a साइन 2 पाई बाई a/4, a से a कैंसिल, ये बचा π/2, साइन π/2 कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो साइन π/2 मैक्सिमम होता है, तो ये a/4 पे मैक्सिमम मिलेगा। और ये कितना हुआ 1 हुआ, इसका वैल्यू इधर वाले का साइन π/2 का, तो ये बचा √2/a। एक लास्ट वैल्यू और मिलेगा मेरे को, वो है 8x इक्वल्स टू 3a/4, और 3a/4 पे होगा साई 2 इज इक्वल्स टू √2/a साइन 2 पाई बाई a इंटू x का वैल्यू 3a/4, 3a/4, a से a कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, तो ये बचा 3π/2। 3π/2 कितना होता है, 3π/2 होता है 270 डिग्री, 270, और साइन 270 का कितना होता है -1 मतलब ये वैल्यू जो मिला मुझे नेगेटिव में मिला, -√2/a। वैसे तो मैक्सिमम मिला है लेकिन नेगेटिव में मिला, मुझे 4 वैल्यू मिल गया। उन चारों वैल्यू की देखो क्या क्या है, कॉर्नर यहाँ पे देखो, इसमें बना लेता हूँ मैं। सारे जो कर्व बनाने हैं वो एक में ही बनाने हैं। आप चाहे तो इसको बड़ा बना के आराम से बड़ा बना के बनाना इसको, ताकि आपको अच्छे से इसके अंदर बना पाओ। ऐसा है, ये n इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पे बात करूँगा, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, a/2 पे भी 0 मिला है, 3 पॉइंट पे 0 मिला है। फिर इसके ऊपर a/4 पे, इसके ऊपर √2/a जो कि मैक्सिमम है, और वो कहाँ, यहाँ पे पॉजिटिव में मिला। और 3a/4 पे मैक्सिमम मिला लेकिन नेगेटिव मिला, अभी मिला ये नेगेटिव में, मतलब नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ मिला पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये साइन का कर्व बनेगा, तो साइन का ये यहाँ से जाएगा और ये वापस 0 आएगा ऐसे मैक्सिमम तक। फिर ये इधर जाएगा, इसके बीच में नेगेटिव है, इसका मतलब ये इधर जाएगा, लेकिन लास्ट में तो इसी को टच करना है, ऐसे बनेगा। ये किसका बना, n इक्वल्स टू 2 का, करेक्ट है। ये साई 1 का कर्व बन गया, ये साई 1 है, ये साई 2 है। एक साई 3 और एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 3 का ख़त्म हो जाएगा। 1 सेकेंड टाइम मैं देख लूँ, 5 मिनट है। एक का कर्व और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये तीनों ये वैल्यूज निकाले, इन्हीं से पता चला है। इन दोनों के कर्व में एक बार दिखा भी दूं कि एक्चुअल में जो कर्व आते हैं, देखो इनके कर्व जो एक्चुअल में आते हैं वो कैसे हैं, देखो ये 1D पोटेंशियल बॉक्स है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, क्लियरिटी आ रही है ना इसके अंदर। 1 सेकेंड लेट मी चेक, हाँ करेक्ट है, दिख रहा है। देखो ये अपना 1D पोटेंशियल बॉक्स है,
ये अलग अलग एनर्जी लेवल है, ये E1 है, E2 है, E3 है, E4। देखो ये बीच में देखो इनके ये डॉटेड लाइन ये एनर्जी लेवल्स बता रहा है, इनके बीच में गैप बढ़ रहा है ना। गैप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले एनर्जी E1 था, फिर 4E1 4 गुना हुआ, फिर 9E1 5 का गैप आ गया, फिर 16, फिर मतलब जो गैप है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो कंटिन्यू इनके बीच में गैप बढ़ता जाता है, तो देखो गैप चेंज हो रहा है, ठीक है ना ये चीज़। अब देखो पहला है वो E1 एनर्जी लेवल है, उसका कर्व ऐसा बनता है, ऐसा ही तो बनाया हमने, इसका कर्व ऐसा ही बनाया इस टाइप का। कहाँ पे गए हो? ओ ये ऐसा बना, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये दिख रहा है। अगर मैं सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करूँ तो सेकेंड एनर्जी लेवल जो होता है, 1 सेकेंड, सेकेंड जो एनर्जी लेवल है उसका जो बनेगा वो ऐसा आएगा, ऐसा ही बना आपने, ऐसा ही तो आया था। थर्ड का अगर बात करूँ तो थर्ड का आएगा वो इस तरीके से 3 लूप आएंगे उसके, 3 लूप। अभी चेक कर लेते हैं। फोर्थ का आएगा वो ऐसा बनेगा, फिफ्थ का आएगा वो ऐसा आएगा, चेंज होता रहेगा। हम एक का और कैलकुलेट कर लेते हैं, n=3 के लिए और कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 का काफ़ी होगा, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, n=3 का। एक सेकेंड, नेक्स्ट में कर लेता हूँ मैं ताकि यहाँ पे इजीली दिखा सकूँ। 4 n=3 और n=3 के लिए psi3 आएगा √2/a sin n पाई x/a और n का वैल्यू 3, ये आ गया, करेक्ट है। वैल्यू पुट करूँ? अरे वैल्यू पुट कर दूँ, कर देता हूँ मैं। एक तो मेरे को पता है x=0 पे तो psi3 0 हो गया, ये तो मेरे को अंडरस्टूड है। 8 x=a पर भी psi3 क्या हो गया? 0 हो गया, दो तो वैल्यू डायरेक्ट पता है। 3 वैल्यू और कैलकुलेट करने हैं। 8x=a/2, a/2 पे क्या होता है? a/2 पे होता है psi3 √2/a sin 3 पाई और x का वैल्यू a/2, x का वैल्यू a/2, तो a/2 इंटू a से 3π/2 साइन 3π/2 कितना होता है? साइन 3π/2 कितना होता है? 270, मतलब -1 आएगा। तो ये माइनस में मैक्सिमम वैल्यू आया, -√2/a। इन नेगेटिव में मैक्सिमम आया है बीच वाले पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा x=a/4 पे, x=a/4 पे psi3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √2/a sin 3π/a, तो पहले से था x का वैल्यू a/4, तो a से a कैंसिल आउट हो गया। 3π/4, 3π/4 कितना होता है? 3π/4 135 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, और पॉजिटिव में आएगा तो 1/√2, तो 1/√2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1/√a। ये वैल्यू मिला, तो psi3 का ये a/4 पे ये वैल्यू मिला, ठीक है। इसके बाद में x=3a/4 पे और कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3a/4 पे psi3 इसका वैल्यू मिलेगा √2/a sin 3π/a इंटू x का वैल्यू 3a/4, a से a कैंसिल आउट हो गया। 9π/4, ये हुआ 9π/4, 9π/4 कितना हो गया? 9π/4 हो गया 9π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 9π/4 हो गया अपने पास में 405 डिग्री, मतलब कि ये कितना हो गया? 360 कवर करते हैं तो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद में कितना आ गया? ये 360 45, ये 45 आ गया। वापस से एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया 365 पे और 360 पे, फिर ये 405